अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी सब्जेक्ट में अच्छी धूम मचाई है वन डे बिफोर ने और बाकी एग्ज़ाम स्पेशल ने, तो मेरी कोशिश मैथ्स की तो हमेशा से ही रही है और सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी मैथ्स के वीडियो का ही रहता है आप सभी को। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस पेपर में और आपके सामने मतलब ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं। कोशिश तो ये है कि आपके 101% पेपर मेरे ही वीडियो में से हो। इस वीडियो में मैं मस्ट डू कंटेंट के साथ ब्लूप्रिंट और इसके अलावा कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की संभावना है पूरा ही मैं बताने वाला हूं और ये भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके केस स्टडीज़ में हो सकते। स्क्रीन आपको बिल्कुल विजिबल हो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग मोड में करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और 101% क्वेश्चन का पैटर्न वही होने वाला। मेरी ये कोशिश होगी कि स्ट्रेटजी बताने के साथ ही मैं आपको सारा ब्लूप्रिंट से लेकर हर चीज़ को बताने की कोशिश करूं। किस सब्जेक्ट से कितने किस चैप्टर में कितने टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस बताऊं। आपको इसके अलावा मैं एक एक चीज़ बताते हुए इस पूरे पेपर का मैं पूरा पैटर्न ही आपके सामने रखने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि सीबीएसई ने जो पैटर्न अभी तक दिया है उसमें उन्होंने कहीं पे भी क्लैरिटी दी नहीं है और आप जितने भी पेपर आप प्री बोर्ड और कई चीज़ें देखते हैं तो आपको उसमें मिलेगा कि काफ़ी कुछ जो है डिफरेंस है। यहाँ तक कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें है ना, ये ज़रूर है कि हाँ 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, मतलब 1 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं, है ना, 5 क्वेश्चंस हमारे जो है ये आने हैं। लेकिन मैं ए टू जेड कौन कौन से क्वेश्चन किस में आने की संभावना है वो सारी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूं कि मैंने कोशिश तो पूरी की है, लेकिन अभी एक चीज़ मैं शुरुआत में कहूँ कि जो सीबीएसई जो काम कर रहा है, जिस एरिया में काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लाने की कोशिश हो रही है। जो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में भी वही आपको मिला। एसएसटी के क्वेश्चन मेरे सारे वीडियो के थे, बस क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ था। इंग्लिश के क्वेश्चन भी वही थे। इंग्लिश में तो बहुत अच्छा, चाहे 10th और 12th का था पूरा ही था, है ना, ऐसा ही साइंस का भी था। लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न जो बच्चे बिल्कुल रटने के उसमें रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए ये बड़ी दिक्कत है कि अभी मान कर चलें कि कई बार कन्फ्यूजन है लोगों में। कई बार वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कह रहे हैं कि भाई जो सीबीएसई जो है स्टैंडर्ड में क्या करने वाला है और उसमें क्या होगा बेसिक में। तो मैं बताऊं, देखिए 75% तो वैसे ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने हैं जो कि बेसिक वालों का है, और 60% उनके आने हैं जो स्टैंडर्ड, तो मात्र 15% का है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वो कुछ क्वेश्चन कोई भी जो है स्टैंडर्ड को दे सकता है, कोई बेसिक को दे सकता है। हालांकि मैंने सारी स्ट्रेटजीज, पहले मैं स्ट्रेटजी बताने के बाद मैं क्वेश्चन के पैटर्न को चालू करूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक ए टू जेड समझ में आ जाए। आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने अभी तक जितने वीडियोस, हाँ स्किप कहाँ करना है मैं बता देता हूँ शुरुआत में ही। कि मान लेते हैं जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आता है तो आप उसको स्किप करिएगा। और मैंने अभी तक जो मेरी ये जो आज का वीडियो है ये इस चीज़ पे आधारित है कि ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं मैथ्स के, क्योंकि मैंने हमेशा कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम किया है, ना कि मैंने कोई चीज़ फॉर्मूले बने कहाँ से हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आए कहाँ से, कैसे हुए। अगर आपने मेंसुरेशन स्पेशल देखा होगा तो आपने उसमें देखा है कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए, कैसे हैं, ताकि वो ईजिली आपको याद हो जाते हैं। आपके बिल्कुल केस स्टडी पे हो या कुछ भी हो तो आप आसानी से कर पाते हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस जो वीडियोज़ हैं, आप अगर नहीं देख पाए हैं अभी तक तो मेरे चैनल को आपको ज़्यादा नहीं करना है, 4-5 घंटे जो आपको देना है। जो कि जो भी जैसे कि एपी है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या मेंसुरेशन स्पेशल है, ट्रिग्नोमेट्री, जो टॉपिक आपको लगता है जहां आपको दिक्कत है आपको उस टॉपिक को देखना है। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर मैं इसको सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाऊं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ कह दूं, बता दूं, मैंने हालांकि इसमें लिख भी दिया है कि ये जो स्लाइड्स है इसको मैंने मॉडिफाई किया है अपने अकॉर्डिंग और अपने चैनल के लिए।
क्योंकि कई चीज़ों में मुझे थोड़ा बहुत चेंज लग रहा था। अदरवाइज़ ये मैथ्स फैकल्टी के द्वारा बनाया हुआ है और इसको जो भी मैं मॉडिफाई किया है वो पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है, ब्लूप्रिंट में भी बहुत सारे चेंजेस मैंने किए हैं जो मुझे लगते हैं कि इस बार का क्वेश्चन कैसा आने वाला है। जैसे ब्लूप्रिंट, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट जो है बेसिक का और स्टैंडर्ड का, है ना, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड दोनों का कोर्स डिजाइन हम देखने वाले हैं, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और कैसे कौन कौन से टॉपिक है जो इजी हैं, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है हमारी उसको देखना है। क्योंकि मैं इसके बाद एक और वीडियो वन डे बिफोर लाऊंगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा वैल्यूएबल अभी वीडियो होंगे जिसको आपको देखना है। तो देखिए, शुरुआत करें तो आपके सामने नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 6 मार्क्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद अलजेब्रा में हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, ये 4 चैप्टर हैं और हमारे 20 मार्क्स है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ये तो मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपका पेपर मिलेगा, लेकिन बस ये डिपेंड करता है कि केस स्टडी वो किस में से बनाने वाले हैं। मेरा ये मानना है कि 101% अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या तो लीनियर इक्वेशन का आपको जो है केस स्टडी मिलने वाला है। फिर भी मैं अभी जब डिटेल में करूँगा तो उसको बताऊँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 6 मार्क्स का है। इसमें मुझे जो लगता है, जो मैंने यहाँ लिखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो मोस्ट इजी है जो स्कोर करने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें कि कहाँ हमारे मार्क्स जो है बहुत इजी है। ज्योमेट्री हमारे पास जो है ट्रायंगल और सर्कल 2 चैप्टर हैं, इसमें 15 मार्क्स हमारे पास, जिसमें से थेल्स थ्योरम अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही ईजी है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आने वाला है जो कि 5 मार्क्स का आपका हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पता है कि 12 मार्क्स है, और अगर किसी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल देख ली और आज का वीडियो भी देख लीजिएगा, इसमें तो आपके क्वेश्चंस 101% वही होंगे जो मैं बता रहा हूँ। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो कि आपका उसमें केस स्टडी मेरे अकॉर्डिंग आने की संभावना है, या तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन आपको पता है कि 10 मार्क्स है, इसमें एरिया रिलेटेड सर्कल है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। ये जो है इसमें जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है उसके साथ शेप बने हुए हैं, अलग अलग हैं, है ना, या इस तरह का शेप है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये टोटल हमारे पास 10 मार्क्स का है, और ये भी मैं इसमें मानकर चल रहा हूँ कि सरफेस एरिया का क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का आपका आने ही आने वाला है ना। बाकी अभी मैं टाइपोलॉजी पे भी आऊँगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर है ये, मोस्ट इजी चैप्टर है ये, और ये 11 मार्क्स का है। मेरे अकॉर्डिंग जो आपको ये 4 और 5 मार्क्स आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, और एक स्टैटिस्टिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क्स में होगा। तो मिला जुला कर आपके 11 मार्क्स हो जाएंगे। अब जरा हम इस क्वेश्चन की टाइपोलॉजी पे देखते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्टैंडर्ड और उसकी हम परसेंटेज की बात करें तो 54% स्टैंडर्ड में है ना, जो अगर हम रिमेम्बरिंग वाली बात कर लें, अंडरस्टैंडिंग की बात कर लें, जबकि वही चीज़ जो है बेसिक में 75 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक का क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट, तो देखिए दोनों में से किसी के भी नहीं आने हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि क्वेश्चन को, जो आपके क्वेश्चन है उसी के अंदर उनको कॉम्पिटेंसी बनाने की कोशिश होगी, ताकि आप उस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, लेकिन जब उसकी लैंग्वेज ज़्यादा लंबी करके समझा दिया जाता है तो हम उसको देखकर परेशान हो जाते हैं, या पढ़ने में हम आलस करते हैं, हम उसको अच्छा नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपको घबराना नहीं है। जो सॉल्व करना है या प्रॉब्लम्स है सिचुएशंस वाले, ये लगभग 15% के हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड वालों का ज़्यादा है। तो मिला जुला कर मैंने दोनों के लिए जो सीबीएसई की गाइडलाइन अभी तक चली आ रही है, मैंने कहा ना लास्ट ईयर ही पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज, लेकिन उसके अलावा फिर भी मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से आपका पेपर होगा। जैसे कि 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, इसमें 2 क्वेश्चन एजर्सन एंड रीजनिंग के होने हैं, बाकी 18 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के हैं। तो ये ध्यान रखिए। सबसे पहला ट्रिक अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 101% अभी बिल्कुल ही अपनी डायरी में नोट करके लिख लीजिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 मार्क्स वाले हैं, वहाँ आपका वो टाइम खा जाते हैं, और हम टाइम वहाँ गंवा कर पता चलता है 3 मार्क्स के छूट गए। तो 101% ये लिख लीजिए डायरी में कि आपको 1 मार्क्स में ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, बशर्ते जब तक आप पूरा पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर लेते हैं।
1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को नंबर डाल दीजिए, है ना, जहाँ पे भी 18 क्वेश्चन एमसीक्यू है, ए हुआ है, सी है, डी है, जो भी आपको रफ वर्क आप अलग से बना लीजिए, है ना, साइड में ही आप उसको राइट साइड में या तो लेफ्ट में कर सकते हैं, है ना, या तो लास्ट पेज पे किया जा सकता है। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर डालते जाइए, उसका आंसर नंबर जिसका आपको क्लियर है वो लिख दीजिए, जिसका नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, या जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि लेंदी है, इसमें टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, है ना, उसको आप बाद के लिए रखिए। पहले करने की कोशिश में आप मत करिए, पहले पेपर कंप्लीट कीजिए। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हमारे 5 होने हैं, ये 10 मार्क्स हो जाएंगे। 3 मार्क्स वाले 6 होने हैं, यानी कि 18 मार्क्स हो जाएंगे। 5 मार्क्स वाले हमारे 4 है, तो 5 मार्क्स वाले पे अपना ध्यान लगाना है ना, कि वो भी 20 मार्क्स हमें देने वाला है। इसमें मैंने आपको बताया ही है कि अभी से बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एक स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में हम कई बार ज़्यादा टाइम लगा देते हैं गुना भाग करने में, तो उसको बचना है। केस स्टडी हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जो कि ये 12 मार्क्स आपको देंगे। एक एक और 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन है, बाइफर्केट होते। अब देखिए, ये जो नंबर सिस्टम है और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 हैं और टोटल मार्क्स इसके 2 हो गए। 3 मार्क्स वाले अगर हम बात करें तो 2 हैं, और इसके जो हैं वो इंटरनल के हैं, तो इसको अभी हम छोड़ ही देते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा लगातार 3 दिन के लगातार रिसर्च के बाद ये मैंने अपने आप को, मुझे लगता है कि इस बार का आपका जो पेपर है वो इस तरीके का हो सकता है। रियल नंबर में एक नंबर एच डी जो लिखा है वो स्टैंडर्ड वालों का है, बीसी जो है बेसिक वालों का है। तो एक क्वेश्चन आपका होगा एक नंबर का स्टैंडर्ड वालों का, जबकि बेसिक वालों के 3 हो सकते हैं, स्टैंडर्ड वालों के एक क्वेश्चन 2 नंबर में दे सकते हो। तो इस तरीके से उनके 3, और यहाँ पे 3 मार्क्स का एक एनालिसिस वाला जो एक क्वेश्चन और हो सकता है। इसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, या इस तरह की कई चीज़ें हैं। जबकि बेसिक वालों का 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 1 ऑब्जेक्टिव हो गया, और 3 एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो गया, तो 6 मार्क्स हो गए। यहाँ दोनों लिखे हैं कि 6 मार्क्स दोनों के हैं, है ना। और ये इसमें थोड़ा बहुत चेंज कहाँ है, हो सकता है क्योंकि ये तो पहला चैप्टर 6 का ही होगा। पॉलिनोमियल्स में मैंने जो है थोड़ा बहुत चेंज किया है। जैसे यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों को दिया है, लेकिन लेकिन जो बेसिक वालों में मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, और एक स्टैंडर्ड वालों का 3 मार्क्स का दिया है। तो यहाँ पे जो थोड़ा डिफरेंस हो गया कि स्टैंडर्ड वालों के 4 मार्क्स के हो सकते हैं और बेसिक वालों के 3 हो सकते हैं। ये मैंने, आप इसको देख लीजिएगा, जो बच्चे ज़्यादा रिसर्च मोड पे होते हैं वो इन चीज़ों को देख सकते हैं, ताकि उनको नंबर लेना कहाँ कितना आसान है वो ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 4 मार्क्स का जो केस स्टडी है, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे लगता है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके बेसिक वालों का होना चाहिए, जबकि स्टैंडर्ड वालों में जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का हो सकता है। लीनियर इक्वेशन में जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम वगैरह बनाकर वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चंस के पैटर्न पे भी आऊँगा, लेकिन पहले अभी हम इसको देखते हैं। और एपी में मैंने जो है 101% श्योरिटी लग रही है मुझे कि केस स्टडी होगा, और वैसे भी बताया मैंने कि एपी या तो लीनियर इक्वेशन में आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, केस स्टडी या तो लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो सकता है, जो कि इधर आपको बेसिक वालों का हो सकता है। ट्रेंगल में जो है, मैंने यहाँ पे ट्रेंगल और सर्कल में जो ये दोनों मिलाकर हमारे 15 मार्क्स हैं। तो जो ट्रेंगल का मुझे लगता है कि 9 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि एक तो थेल्स थ्योरम 101% होगा, है ना, मुझे 99% 100% लगता है। उसके साथ एक क्वेश्चन अटैच हो सकता है, खासकर ट्रेपीजियम वाला जो है ना। तो इस तरीके से जो है, अगर हम क्वेश्चन देखें, 1 मार्क्स का है स्टैंडर्ड वालों का, बेसिक वालों का, जबकि 2 नंबर का एमसीक्यू है। 1 मार्क्स के दोनों ही 2 मार्क्स के दोनों में एक एक क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड में होगा, जबकि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड वालों के लिए जो है 5 मार्क्स का नहीं दिया, जबकि बेसिक वालों को दिया है। स्टैंडर्ड वालों में मैंने सर्कल का 5 मार्क्स दिया है, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक सर्कल का हो सकता है। तो इस तरीके से वो इंटरचेंज हो जाएगा, 9 और 6 और 15 मार्क्स हो जाएंगे। जबकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इसमें अगर मैंने ये जो है, आप अगर इसको देखें कि ये केस स्टडी है, कोई भी जैसे कि पुल है, इस तरीके से बनाया गया है, कितनी लंबाई से वो ऐसे इसको चढ़ाएंगे फिर उतारेंगे, एंगल है, इस तरीके से करके वो क्या कर सकते हैं कि ये नदी है,
है ना। तो नदी के चारों तरफ कितना वो एरिया होगा, है ना। यहाँ पे एक खंबा है, वो इतने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो ये बना रहा है। ये पतंग है, इसको काटना है ना। तो एक बच्चा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, दूसरा यहाँ से उड़ा रहा है। एक व्यक्ति जो है बस से जा रहा है ना। इतने सेंटीमीटर मिनट के बाद उसकी जो है क्या हो जाती है, एंगल जो है 30 से 60 डिग्री बन जाती है। तो बताइए सड़क की उसकी कितनी चौड़ाई है ना। जैसे कि ये इस तरीके से कर रहा है, वो इधर से आ रहा है, तो ऐसे। तो ये सब क्वेश्चन मैं डिटेल में भी करूँगा, लेकिन अभी तो आपको मैं सिर्फ, और वैसे ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल आप ज़रूर देखें, है ना, कुछ कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये 6 मार्क्स का है। डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप शुरुआत में कर लें। केस स्टडी जो है इसमें, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, ये इसको बराबर दूरी पे है, ये यहाँ से ये बराबर दूरी पे है। तो ये बताइए ये कहाँ खड़ा हो जाए कि दोनों से बराबर हो जाए, यानी कि इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो ये केस स्टडी में इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बताई दिया, सर्कल बताई दिया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें भी मैंने बताया कि जो क्या है कि जो अगर मान लेते हैं कि ये है, इसमें यहाँ पे एक हॉर्स है, तो कितना ये करेगा, या इतने मिनट में कितना एंगल बनेगा, कितना एरिया कवर हो जाएगा। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। क्योंकि इसमें 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन की मुझे दोनों में ही संभावना लग रही है, और बाकी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है ना। तो इसमें जो ज़्यादा नहीं है, बाकी अभी मैं जब स्लाइड्स के अकॉर्डिंग करके सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। एरिया एंड वॉल्यूम है, इसमें आप ध्यान रखिए कि 101% क्वेश्चन आएगा जो कंबाइंड कोई भी जो है डिजाइन बना हुआ, जैसे ये बना हुआ है और इसके साथ ये है, तो इसकी हाइट बताइए। ये तीनों में स्टैंडर्ड में क्वेश्चन में कि ये तीनों है, तो इसका तीनों का रेशियो बताइए, वॉल्यूम का, एरिया का, ये सब, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स तो आपको अच्छी तरह करना ही है, अगर नहीं आता तो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेरे वीडियोज़ हैं, आप उसको देखिएगा। प्रोबेबिलिटी का भी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, मैथमेटिक्स के सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो आप उसको इत्मीनान से देखिए। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि आपको नंबर कहाँ से कैसे लेना है। ये आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्स उसमें मिलने की संभावना है। अब देखिए इसमें मैंने ये डाइजेस्ट किया है, लिखा है डाइजेस्ट करना इजी टू डिफ़िकल्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स, रियल नंबर में आप 3 नंबर 3 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। और ये जो अलजेब्रा वाला टॉपिक है, इसमें 10 मार्क्स आपको ईजिली मिल सकता है ना। ये मतलब जो क्वेश्चन इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाला, के की वैल्यू निकालने का, है ना। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, कोई भी डी की वैल्यू, के की वैल्यू निकालो। एपी के एक क्वेश्चन एन पे जो होगा वो आपको इजीली नंबर दे देगा, है ना, जो एग्जाम में कल होने को है, बिल्कुल परसों आपका जो है। कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड, इक्वी डिस्टेंट वाले, तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रायंगल में बीपीटी को आप 101% कर लीजिएगा, थेल्स थ्योरम जो कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। सर्कल के कुछ क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगा ही, आज नहीं तो कल के वीडियो में होगा, लेकिन 101% होगा। आपको जो टॉपिक टफ लगता है उसको अभी ध्यान ना दें आप उसके बाद। और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है ये आपको 6 मार्क्स देगा। प्रोबेबिलिटी कम से कम आप 4 मार्क्स इसको भी स्कोर करके चलिए, है ना। तो इस तरीके से आपके नंबर अच्छे हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक हो। देखिए ये सभी जो मैंने इसमें वीडियोज़ के लिंक दिए हैं, आप इसको ले सकते हैं, और करके जो भी आपको टॉपिक नहीं लगता उसको आप करके देखिए। चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में, मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वीडियो और सबसे वैल्यूएबल वीडियो, मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, मैंने डाटा सेविंग, टाइम सेविंग, हर चीज़ का ध्यान रखा है। और ये भी जितने वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ विदाउट अनएडिटेड है, कोई एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरी कोशिश है बस आप तक पहुँचाने की। और यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मुझे लगते हैं कि आपको हाईएस्ट स्कोर करने के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपको दिया है, इसको आप ढंग से देखेंगे, जो इजी टू डिफ़िकल्ट करिएगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि स्किप करना है, अगर आपको वो टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह आता है तो आप स्किप करिए, चाहे वो मेरा वीडियो हो, चाहे किसी का भी वीडियो हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। पर डे आपको एक सैम्पल पेपर करने की ज़रूरत है, कम से कम मिनिमम एक सैम्पल पेपर कीजिए। और दूसरी बात की है, ये जो भी क्वेश्चन होता है पॉजिटिव फीलिंग रखिए। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, या लास्ट में हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। स्टेप्स के भी नंबर होते हैं,
है ना, और खासकर 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले। तो जितने भी क्वेश्चन है नंबर डालकर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये 3 स्टेप हो गए हैं, 4 हो गए हैं, कई बार अगर लग रहा है कि जैसे 8.4 का है, प्रूव नहीं हो रहा, तो लास्ट में वो जो है जिसको प्रूव करना है वो लिख कर प्रूव करके कर दीजिए। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, ईजी ही क्वेश्चन आने हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मैं क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं दूसरा स्लाइड्स पे जाऊं, मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए बताऊँ, ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो बच्चे देख सकते हैं, और जिसको आता है वो स्किप करें, आगे बढ़े। जैसे मैंने कहा कि केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के टाइप में करने जा रहा हूँ। तो इसमें ध्यान रखिए कि मैं इस टॉपिक को करने के साथ कुछ और भी बता दूं, कि जैसे एक बैंड वाले हैं, है ना, और उस बैंड वालों के साथ एक दूसरा भी है। जैसे कि बैंड वाले हैं और आर्मी के हैं, तो कैसे वो करें कि एक क्यारियाँ उनकी उतनी बन जाए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि उनकी संख्या कम होने वाली है, तो वहाँ HCF निकालते हैं, है ना। और जहाँ आपको लगे कि संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो वहाँ LCM निकालते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए कि L/H बराबर P/Q होता है ना। यानी कि दो संख्याएं हैं। अब जैसे कि 9696 हो गया, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास HCF क्या है, 4 है। तो ये दूसरा नंबर बराबर अगर मैं यहाँ 96 करूँगा तो इंटू क्यू करूँगा, तो क्या होगा, क्यू जब निकालना है, मुझे दूसरी संख्या निकालनी है, तो क्या होगा, 9696 इंटू 4/9696 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए, यहाँ पे काटने में बच्चों से गलतियाँ होती है। 1, ये जब 9 से लगेगा नहीं तो 0 आएगा, फिर 1 होगा, है ना। तो 9696 करके 101 या 4041 आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह के जो चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने कहा स्क्रीन शेयरिंग मोड पे इसलिए कर रहा हूँ कि स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस तरीके का, जो 101% आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं इस फार्मूले पे, जो 1 नंबर में भी आपका हो। अब अगला क्वेश्चन है 96 और 360 का LCM और HCF। अब पहले तो ये देखिए कि जैसे 96 का अगर हम ऐसे करते हैं तो 48 हुआ, है ना, 224 हुआ, फिर 212 हुआ, ऐसे 6 हुआ, ठीक है, एंड 3 हुआ। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो 2 की पावर 5 एंड 3 है ना, 96 का। ऐसे आप 360 को भी कर सकते हैं, और ये करके जब आप निकालते हैं तो वो आपको जो मैक्सिमम पावर है, जैसे कि आप करेंगे, 2 करेंगे तो 180 आएगा, 2 करेंगे तो 90 आएगा, है ना, 2 से, फिर 2 करेंगे तो आपका 45, 2 से 45 आएगा, है ना, फिर 3 से आपका आएगा 9, 15, है ना, और फिर 3 करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। तो जब भी हमें कोई कहे LCM निकालना है, तो मैक्सिमम पावर को लेना है, यानी कि 2 की पावर 5 और 3 में से ये मैक्सिमम है, तो ये हो गया। 3 की पावर 2 एंड 1 में 3 की पावर 2 हो गया, है ना, यानी कि 9, हाँ, मल्टीप्लाई में, और 5 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा LCM। जब HCF की बात होगी तो HCF कैसे निकलेगा, कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 है, ये कॉमन है, यानी कि ये मान कर चलिए कि बड़े को लेना है, फादर को लेना है, LCM निकलेगा। बच्चे को ले लेना है तो वहाँ पे क्या है, HCF निकलेगा। जैसे 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 एंड 3 में 3 हो गया, है ना। तो ये 5 इसमें नहीं है तो ये हो गया, यानी कि 36, इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 3 8 हो गया, और 3 की पावर 1, तो यानी कि 24 हो गया, है ना। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमें ये करना क्या है, इसको कह रहे हैं कि आप HCF निकाल दो, और वो भी कौन से मेथड से, यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो देखिए, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी होता है ऐसे करना। और इसमें हमें करना क्या है कि अगर आपको नहीं आता है तो इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके होते हैं इसको करने के, है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं, अगर मैं 96 को ऐसे करूं और यहाँ से 360 लूँ, है ना,
जैसे कि यहाँ देखिए 96 को हमने लिया, डिवाइड किया उससे, तो 96 को 3 से किया 288 आया, रिमाइंडर आ गया 72। अब 72 को हमने यहाँ ले लिया और ये 96 को हम यहाँ ले आए। फिर जब हमने इससे डिवाइड किया तो 1 हुआ, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 24। 24 को हमने फिर यहाँ ले लिया और इस 72 को हमने यहाँ ले लिया, है ना। अब इसको लिखते कैसे हम, जैसे सबसे पहले लिखेंगे 360 इक्वल्स टू क्या होगा, 96 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है हमारा 72। उसके बाद हम यहाँ पे ले आएंगे 96 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या 24। और लास्ट में जो ये आया, जब रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाता है तो ये हो जाता है हमारा HCF। अब इसको ध्यान रखिए कि ये होता क्या है, डिवाइजर जो हमारा है वो इनटू क्वोशिएंट यानी कि प्लस रिमाइंडर। एक चीज़ मैं ये और कहूँगा कि कई बार मैं इंग्लिश में बोलने मैं हिंदी भूल जाता हूँ कि हिंदी में कह रहा हूँ या हिंदी में इंग्लिश लय में पता नहीं चलता, तो आप ध्यान रखिए कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है, ये हमारा क्या है, डिवाइड करने वाला ही है, इसको हम कहते हैं भाजक। ये क्या है, भाज्य, है ना, क्वोशिएंट। ये जो हमारा है भाज्य है, ठीक है। और ये जो आया है भागफल है, ये वाला 3, है ना, इसको हम कहते हैं भागफल। और प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो ये जो है इस तरीके से है। कई बार आपके पेपर में एक नंबर में आता है, कोई तीनों में से कोई एक चीज़ गायब होता है, आपको फिलअप करना है। आराम से ये वाला करके कोई इजी सा करके देख लीजिए। मान लेते हैं 7 है, तो क्या हुआ 1। 3 इंटू 2 प्लस 1 क्या हुआ 7 हुआ। 3 गुणा 2 6, 6 जमा 1 7। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मिस। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 की पावर n का एंड जो है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको लैंग्वेज में कई जगह गलती है, क्योंकि बहुत कोशिश करी है कि कहीं से भी ये टाइपिंग करके किया है। काफ़ी लोगों की मदद मिली है ना, कुछ स्टूडेंट्स की भी हेल्प ली है, लेकिन फिर भी कई जगह मिस्टेक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आप उसको समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं एरर है। इसी कारण से एक और वीडियो अभी नहीं ला पा रहा हूँ, है ना। तो 8 की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 और उसकी पावर n। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ का एंड 0 से कब होता है, जब उसमें 2 एंड 5 होते हैं। जैसे 2 एंड 5 क्या होगा 10 होगा। तो अंत में 0 तो तभी आएगा ना, मान लो 50 है तो क्या होगा 5 इंटू 10, है ना। 100 है तो 10 इंटू 10, तो 10 तो चाहिए चाहिए। तो कभी भी यही चीज़ है, 3 लाइन का आंसर होता है इसका, कि यहाँ 2 है 5 नहीं है। तो आप क्या लिखते हैं कि इट विल नेवर एंड विद 0 बिकॉज हियर वी हैव नो 5, क्योंकि इसमें हमें 5 ना है नहीं है। कोई कहे 6 की पावर n, तो हमने क्या कहेंगे 2 इंटू 3। 6 को हमने ऐसे लिख दिया, 2 गुना 3 6 होता है पावर n, है ना। तो कहेंगे कि इसमें 2 है 3 है बट नो 5, सीधा लिख दिया बट नो 5 हियर, ठीक है। तो इसलिए सो इट विल नेवर एंड विद 0, कि 0 से एंड होने के लिए ज़रूरी है कि 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए, यहाँ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर्स की बात हो रही है, भाज्य संख्या। इसमें देखिए करना क्या होता है, दो प्रोडक्ट में हमें दिखाना है। जैसे इन दोनों को अगर हम देखें तो 13 अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा 7 इंटू 11 77, और इन दोनों में 13 कॉमन लेकर हुआ 1, तो ये क्या हुआ 13 इंटू 78। अब ये दो संख्या मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है ना। ऐसे इसमें देखेंगे तो ये क्या है 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, है ना। और 5 कॉमन आते ही ये क्या हो जाएगा, इधर +1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भी मत करिए, ऐसे लिख दीजिए 7 इंटू 6 इंटू 4, है ना, इंटू 3 इंटू 2, है ना, +1। अब इसके बाद लिख दीजिए सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। कब हमेशा जो भी क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही होता है, जिसमें कोई ना कोई कॉमन आ जाता है। जैसे यहाँ ये कॉमन आ गया है, यहाँ 5 कॉमन आ गया है ना। ये तो दो क्वेश्चन मानकर चलिए मिक्स। अब ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के पेपर में आपके क्वेश्चन हो सकता है √2 है या √5 है। देखिए हमेशा मैं केवल आप इसके किताब की लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा। वैसे मैं केवल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जिनको ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है। √2 को बराबर हम क्या करते हैं a/b लिखते हैं, b≠0 लिखते हैं, है ना। बाकी हम वही मान लेते हैं कि √2 एक क्या है, इरेशनल नहीं है, तो हमने उसको रेशनल माना है, तो a/b होगा, b≠0 होगा, b 0 के बराबर नहीं। फिर हम यहाँ करेंगे तो √2b हो जाएगा बराबर a हो जाएगा।
फिर स्क्वायर करेंगे तो 2b² हो जाएगा बराबर a² हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे कि a² में 2 है, 2 यानी कि क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। फिर ऐसे कर रहे हैं तो हमने फिर ले लिया a बराबर 2c ले लेंगे हम। फिर स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर, अब यहाँ पे क्या आता है कि a बराबर 2c जब आपने लिया तो a² हो गया 4c²। तो इससे हमारा क्या हुआ कि a² की अब वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया तो 2b² हो गया, b² 2c²। इतना आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे a² 2b² था यानी कि 2 फैक्टर था, यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, a का 2 फैक्टर है, b का भी 2 फैक्टर है, तो 2 एज अ कॉमन फैक्टर हो गया। अगर मान लेते यही क्वेश्चन √5 होता तो √5 की जगह भी सेम होता, यानी कि 5b² आता पहले a² के बराबर। फिर उसके बाद क्या आता, जो a² की जगह जब हम c² ले लेते तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता, b² आ जाता 5c²। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, 5 दोनों में कॉमन आ गया है। तो अंत में ये कहते कि ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था। तो हमने गलत एज्यूम यानी कि गलत मान लिया था, तो इसलिए क्या है, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो यही चीज़ होती है सब क्वेश्चन में, सेम टू सेम प्रूफ। ये क्वेश्चन और भी इजी होता है। इसमें देखिए 3 + 2√5 है, तो ये बराबर जब हम a/b लिखते हैं, यहाँ पे भी लैंग्वेज वही लिखनी है बिल्कुल, जो जैसे मैंने अभी बताया है b ≠ 0। लेकिन इसको करना क्या है, इरेशनल को एक तरफ और रेशनल को एक तरफ करना है। तो ये क्या होगा, 2√5 = क्या हो जाएगा, a/b -3, है ना। और √5 अगर किसी को दिक्कत होती है तो ये a-3b/b, और ये 2 मल्टीप्लाई का था, अब ये क्या आएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा। तो अब इस तरीके से क्या है, हमने ये दिखाया कि ये √5 है और ये a-3b/2b है। ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि ये इरेशनल है, ये रेशनल है। इधर वाला ये हमारा परिमेय संख्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ये रेशनल है, परिमेय है ना, और ये हमारा अपरिमेय है ना, इरेशनल है। तो कहिए कि ये विरोधाभास क्यों हुआ, कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। मैं केवल शॉर्टकट में आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ। अगर ये 4-5 लाइनें भी लिखते हैं तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना हमें पहले शून्य ज्ञात करना है, यानी कि जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं था, है ना। तो x², यहाँ 10 है तो 10 के क्या होंगे, 5x एंड 2x फैक्टर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और जो है ऐड करके हमारा 7 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास, x कॉमन लिया तो x + 5, और यहाँ 2 कॉमन लिया तो x + 5। ये दोनों बराबर आ गया हमारा, तो इसका मतलब मान कर चलिए कि सही है। तो x + 2 और x + 5, x + 5 हमारा क्या कॉमन हो गया, तो x + 2 हो गया, यानी कि x की वैल्यू -2 हो गई और x की वैल्यू -5 हो गई। हम बराबर 0 लिखते हैं तो, यानी कि एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। लेकिन एक चीज़ को आप यहाँ समझिए, यहाँ जो क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे निकालूं α² β², तो α² + β² क्या होगा। तो देखिए α² + β², अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, α³ + β³ भी बता देता हूँ, है ना। α³ + β³ स्टैंडर्ड वालों के लिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3α बीटा। आप ना CC दबा लीजिएगा ताकि अगर लिखता हुआ कुछ ना भी दिखे तो आपको लिखा हुआ दिख जाए, -3α बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है बटे में a। और अल्फा इंटू बीटा 100% पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन एक नंबर का आपको मिलेगा, c/a होता है, तो ये 10/1 हो गया, तो 10 की वैल्यू हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7 हुआ तो -7 का स्क्वायर, और -2 इंटू 10 अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया हमारा 29। अगर कोई कहे कि α² β² प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट होगा तो α² β² होगा, है ना। तो वो क्या होगा, ऑलरेडी 10 था तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से नया इक्वेशन कोई कहे बनाओ तो फार्मूला है x² - sx + p, यानी कि s की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 29 आ गई, और p की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो यानी कि नए इक्वेशन जो होंगे जिसके रूट्स α² β² होंगे, है ना, α² एंड β², तो वो ये इक्वेशन हो जाएगा, x² - 29x + 100। तो ये ध्यान रखिए।
अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन 100% कल आपको पेपर में परसों मिलने वाला है कि कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब हम लिखे फॉर नो सॉल्यूशन, ऐसे, है ना, फॉर नो सॉल्यूशन, है ना, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये होता है ना। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे हमारा A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो जाता। तो अब ध्यान रखिए, A1 क्या है, जो x के साथ है वो A1 है, y के साथ जो है वो B1 है, और जिसके साथ कोई नहीं है वो C1 है। तो A1 क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। A2 क्या हो गया इधर, दूसरे इक्वेशन का 2k-1 हो गया। B1 क्या है, 1 हो गया। B2 क्या है, k-1 हो गया। C1 क्या है, 1 है। और C2 क्या है, 2k+1। यहाँ एक क्वेश्चन में k-1 ये काट कर गलत आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 2k, k-1 की जगह ना k+1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए नहीं तो 2 आंसर आ रहे हैं दोनों तरीके से, है ना। k की वैल्यू इधर से जब हम करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3k+3, और इधर से करेंगे 2k-1 हो जाएगा, है ना। तो 3k में से 2k गया, क्या हुआ, k इक्वल्स टू -4, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं कर रहा था तो दोनों तरफ से 2 आ रहा था। अब इन दोनों को हमने इक्वल किया, तो यहाँ पे हमें लिखना है नॉट इक्वल्स टू। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, नॉट इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते, आपको नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाना है। 2k+1 इक्वल्स टू क्या हो गया, k+1। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 1 और 1 करके k की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, है ना। k नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। देखिए 2k+1 और यहाँ k+1, तो k क्या हो गया, जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा k नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी क्वेश्चन आपके में जरूर होना है, रूट्स रियल एंड इक्वल है। अब ध्यान रखिएगा, रूट्स रियल है एंड इक्वल है, तो ये ध्यान रखिए, जब इक्वल है तो रियल तो होगा ही होगा। केवल ये वर्ड भी दिया जाए इक्वल है तो क्या होगा, d बराबर 0 होता है। और d क्या होता है, b² - 4ac। तो b² क्या हुआ हमारा, k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 16। और यह बराबर 0 लिख दीजिए और रीजन में लिख दीजिए रूट्स आर क्या है, रियल एंड इक्वल, है ना। तो ये क्या हो गया, k² - 144, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो k² इक्वल्स टू क्या हो गया जी, 144 हो गया। ये -144 इधर आएगा, +44 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो गई, +-12, है ना। तो k की वैल्यू यहाँ +-12 हो गई, है ना। तो आप चाहें तो उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये a की वैल्यू क्या है, जो पहला पद है वो a है, a हमारा हो गया क्या, 7। d क्या हो गया, A2 - A1, यानी कि 13 - 7, ये हमारे पास हो गया d की वैल्यू 6, ठीक है। और an, ये लास्ट वाला है, an है ये हमारा। तो an क्या हो गया जी, 205। तो अब देखिए an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1d, ठीक है। तो ये क्या है हमारा an 205। यहाँ ध्यान रखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ अब, 7 + n-1 और d की वैल्यू 6। हम यहाँ पे ना बच्चे, यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोलने लग जाते हैं, वहाँ उनसे गलती हो जाती है। कोई ब्रैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, 205 में से पहले तो 7 माइनस कीजिए, इसको इधर ले आइए, ठीक है। n-1 इंटू 6 रखिए ऐसे ही। अब ये 205 में से जब आप हटाएंगे तो क्या होगा, ये 7 माइनस करते ही ये आ जाता है आपका 198, ठीक है। और ये बट्टे में, ये मल्टीप्लाई है, इसको बट्टे में ले आइए, बराबर हो गया n-1, ठीक है जी। अब इसको जब हमने किया तो ये 33 हो गया, तो n की वैल्यू 33 + 1, ये -1 इधर आया, +1 हो गया, तो 34 आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे ब्रैकेट खोलते ही गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई इसको कहे कि अब ये n की वैल्यू 34 निकल गई, अब कहता है कि जमा करने, तो यानी कि S34 यानी कि निकाल दीजिए। S34 का मतलब क्या होगा, n/2 a + l होता है फार्मूला, ठीक है जी। तो n/, अब इसको S34 निकालेंगे, n/2 34/2 हो गया, और a + l, n/2 2a + n-1d से भी हो जाएगा, लेकिन a + l ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ देखिए कि इसको अंतिम से कह रहा है, लास्ट से 11 टर्म। मैंने कहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल करा रहा हूँ। तो हमने पहले क्या करना है, आफ्टर रिवर्सिंग लिखना है, कि इसको रिवर्स करने पे अब ये क्या हो जाएगा, 78 पहले हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना था हमारा, 8 में से 3 गए 5, तो 5 का डिफरेंस था। तो हमने उल्टा कर देना, -5 कर दीजिए, यानी कि डी की वैल्यू अब हमने माइनस में लेनी है। माइनस होता तो प्लस ले लेते। तो अब ये क्या होगा, 73।
73 में से 5 गया, क्या हो गया 68। अब हमें सीधा लास्ट में 11 टर्म यानी कि A11 निकाल दीजिए। A11 का मतलब A प्लस 10D हो गया, है ना। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 78 है, और 10D की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -5, है ना। तो ये हो गया 78 माइनस 50, तो ये हो गया हमारा 28 आंसर। तो ये समझिए कि इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है कि जब हम इसी को रिवर्स कर दे, कोई कह रहा है अंतिम से निकालो। केस स्टडी भी इसमें बड़े कि पहली बार किसी ने 500 रुपये जमा किया, अगली बार उसने 1000 रुपये जमा किए, फिर उसने 1500 जमा किए, तो बताओ 6 महीने में उसके कितने रुपए जमा होंगे। ये सभी क्या है एपी के ही क्वेश्चन है, और वो आसानी से हम उसको एपी पे क्वेश्चन को समझिए। फिर अब यहाँ कहता है 10 और 100 के बीच में 7 से डिविजिबल होने चाहिए। मैं कहा ना, जहाँ हिंदी लिखा है मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए 10 तो है नहीं, पहली संख्या क्या होगी, अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 14 आएगा। यहाँ एक्स्ट्रा ना 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि पहली तो संख्या होनी चाहिए 14। और लास्ट में भी हम 100 से करेंगे तो 98 आ जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आएगा, उसको घटा दीजिए, तो लास्ट संख्या हो गई हमारी 98। अब इसमें 7 है, तो ये ध्यान रखिए कि 7 और 21, 28 फिर डॉट 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 डाल दीजिए। अब कहता है कि कितनी संख्याएं हैं जो ये डिविजिबल, तो ऐसे क्वेश्चन में ए क्या हुआ 14, डी क्या हुआ 7, ए एन क्या हुआ हमारा 98, है ना। तो इस तरीके से ए एन का फार्मूला हम लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1D। तो सिंपली ये क्वेश्चन हमारा 98 यहाँ ए एन की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू 14 हो गई, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी 7 हो गई। पहले इसको 98 में से 14 माइनस होगा, ये हमारे पास 84 हो गया। ये मल्टीप्लाई मैंने कहा था कि ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, बट्टे में ले आएंगे, तो ये हो गया 12। 12 में अब एन की वैल्यू हो जाएगी 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कहता है कौन सा पद पहला, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो पहली बात है ये घटते घटते अंत में जीरो आएगा, जीरो के बाद वो नेगेटिव जाएगा। तो हमने ए एन की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ जीरो ले लेनी है। अब ए एन की वैल्यू 2, ए हमारा है 253, एन ऐसे में हमेशा डी माइनस में होता है। माइनस में जब भी कोई चीज़ हो तो ब्रैकेट में रखिए आप। तो 253 इधर आया तो माइनस हो गया ये, है ना, इधर आकर माइनस हो गया। फिर हमने -5 को, ये मल्टीप्लाई था तो इसको हमने बटे में ले लिया, काटा 50.6 आ गया, तो ये -1 इधर आकर प्लस हो गया, तो ये 51 है, तो 51.6 हो गया। तो आपको नेक्स्ट होल नंबर लेना है 52nd टर्म। ये भी ध्यान रखिए, कोई कहे क्या उसका एपी का मेंबर है, तो हाँ, वो एमपी एपी का मेंबर तभी होगा जब होल नंबर आएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, अगर नहीं कटता तो वो एपी का मेंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे अगली संख्या जो है 52nd जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ एस एन दिया हुआ है, तो देखिए एस एन 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो एन की जगह S1 निकालेंगे, तो एन की जगह 1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा 4 - 1 3। अगर मैं S2 निकालूंगा तो एन की जगह 2 रखेंगे, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा ये कि 8 - 4, ये 4 हो जाएगा। अब जब S3 लेंगे तो एन की जगह हमने 3 लेना होगा, 4 × 3 -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 12 - 9 3 हो जाएगा। अब अगर मैं S4 लूँगा तो 4 × 4 -4 का स्क्वायर, यानी कि 16 - 16 0 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि हालांकि S1 ही यही A होता है ना। एक तो और भी तरीका है, S2 का मतलब A + A + D होता है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। नहीं तो हम A1 का मतलब है S2 - S1, A2 का मतलब है S3 - S2, A3 का मतलब है S4 - S3। तो इस तरीके से हमारा A, D सब निकल जाएंगे। अगर हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अब करते हैं, तो हमारे पास जो है जैसे 4 - 3 A 1 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया, 0 - 3 -3 हो गया, तो यानी कि AP क्या हो गई हमारी, AP हो गई 1। अगली संख्या हमारी हो गई, यानी कि 1 हो गई, अगली -1 हो गई, -3 हो गई। अब आपको पता है A हो गया हमारा 1, D हो गया हमारा -2। कोई कह रहा है A40 निकालो, तो सीधा A + 39D, है ना। तो हम ऐसे करके निकाल, ये क्वेश्चन कहता है 14, 19, 24 ऐसे लिखा हुआ है,
और कहता है कि कौन सा पद 120 ज़्यादा होगा। एक्चुअली गलती है यहाँ पे, है ना, मतलब कि 120 मोर देन 51th टर्म, 61th टर्म ऐसे लिखा होता है। जैसे मान लेते हैं 51th टर्म से 120 ज़्यादा है, यानी कि एक एग्जांपल ले ले हम, तो यानी कि A51 प्लस 120 इक्वल्स टू AN है। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वो कहता है ना कि 51th टर्म से 120 ज़्यादा, 64th टर्म से 1। तो ऐसे क्वेश्चन की बड़े शॉर्टकट से बता रहा हूँ मैं कि A प्लस 50D हो गया, ये बराबर 120 प्लस 120 हो गया, और बराबर A प्लस N-1 और D हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि A से तो काट ही दीजिए आप ऐसे क्वेश्चन में। और यहाँ पे भी जो प्लस 120 है और 50D है, D की वैल्यू यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, दोनों। हालांकि चाहे तो आप इन दोनों में भी 5 कॉमन ले लेंगे और 5 से 5 काट देंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो इसका 14 और 19 कितने का है, 5 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, है ना, डी बराबर। लेकिन फिर भी आप अपने आप को आसान करने के लिए 15 टू 5 कीजिए, प्लस 120 कीजिए, और उसके बाद 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये हो गए लगभग आपके 370, और 5 से डिवाइड किया आपने, 370 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 74 आता है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 74 में प्लस 1 जुड़ गया, ये -1 इधर आएगा, प्लस 75 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा। देखिए ये ध्यान रखिए कि कोई भी ट्रेंगल है ABC, है ना, और इसका DE लाइन पैरेलल है, ठीक है। इतने कम समय में इतने क्वेश्चंस शायद ही कोई कराएगा। ये क्वेश्चन में यहाँ पे भी AC निकालना है, ठीक है। EC9 गलत दे रखा है यहाँ पे भी, है ना। कहा ना टाइपिंग में गलतियाँ हुई हैं बहुत सारी। तो AD क्या है, यहाँ 3 है, DB कितना है, AE हमारा 2 है, पहले तो लिख लीजिए ऐसे आप। AB कितना है, 6.5 है। ये ध्यान रखिए कि AB 6.5 है ना, तो आप पहला काम कीजिए, आपको थेल्स थ्योरम पता है कि AD बाई DB क्या होता है, AE बाई EC, ठीक है। तो हमने उसी फार्मूले पे चलना है। ये नहीं कि हम, हालांकि तो ये बटे पूरा कर सकते हैं, ये बटे पूरा, लेकिन थेल्स थ्योरम वाले फार्मूले से गलत नहीं होगा। जब AB 6.5 है तो 6.5 में से अगर मैं 3 ऊपर वाले को 3 माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 नीचे वाला आ जाएगा, DB। तो अब कितना आराम से निकलेगा कि AD बाई DB, यानी कि AD हो गया 3 और DB हो गया 3.5, और AE कितना है 2, EC कितना है निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा EC निकल जाएगा। ये ध्यान रखिए कि हम ज्योमेट्री को कई बार छोड़ देते हैं ये सोचकर कि टफ है, जबकि ज्योमेट्री में भी इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया, 4 नंबर का अगर थेल्स थ्योरम आता है उसके साथ अटैच आता है, तो आप ये कर लीजिए। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि AD बटे में AB, AD बटे में पूरा AB, ये होगा DE बटे में BC। ये ध्यान रखिएगा, DE बटे में BC के लिए ये बटे में पूरा लेना होगा, है ना। कई बार वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये भी तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो ऐसे करके कुछ प्रूव करने को दिया जाता है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अब कोई कहे AC निकालो तो EC निकल जाएगा, तो AE में EC को जोड़ देंगे तो हमारा AC निकल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते। अब यहाँ देखिए ये कहता है कि के किस मान के लिए यहाँ ऐसे होगा, है ना। ये लाइन संरेख है, यानी कि एक लाइन है। तो अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, एक तो इसका फार्मूला होता है वो एरिया वाला, लेकिन एरिया वाला तो डिलीटेड है, तो AB प्लस BC कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये अपने हिसाब से AB प्लस BC AC हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, है ना, का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट, है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि अगर हम करें तो 8 माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 11 माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप यहाँ क्या करिए, AB प्लस BC AC स्क्वायर होता है ना, तो आप AB स्क्वायर लीजिए पहले, तीनों को ही आप स्क्वायर में लेंगे शुरुआत में, तो आपको एक फ़ायदा ये रहेगा कि रूट का चक्कर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आपको आइडिया भी लग जाएगा। अगर कोई कहता है कोलिनियर है तो जोड़कर उसको अपने आप स्क्वायर में, यानी कि रूट है तो स्क्वायर करेंगे या उसका अंडर रूट करेंगे तो AB निकलेगा। मान लेते हैं
225 आया है तो 225 का अंडर रूट करेंगे तो 15 आएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम की वजह से भी थोड़ा मैं फास्ट अप करने की कोशिश। जैसे यहाँ पे है 2+3, 2 3 है, ए बी सी डी हमने लिख दिया और एक लाइन लिखी आप कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि ए सी का जो मध्य बिंदु है ये वही होगा बी डी का। ये पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि दोनों ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पे मिलते हैं, परपेंडि बाइसेक्टर होते हैं। तो जो मिड पॉइंट ए सी का हुआ क्या, वो 2+x/2 हुआ, और इधर से हम करें तो 5+ ये 5 और 3/2 हो गया। तो दोनों तो जब मतलब एक्स एक्स वाले को एक साथ लेंगे और वाई वाई वाले को एक साथ लेंगे, तो ये 2 से 2 कट गया हमारा, तो एक्स की वैल्यू हो गई 6। जब मुझे वाई का लेना है ऐसे ही, तो मैं क्या करूँगा, 3 3 ये हो जाएगा 3+7/2 और इधर से हो जाएगा y+6/2, यानी कि 7 3 10 और 2 से 2 तो नीचे भी काट दीजिएगा, तो y की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखिए 2 - 6 और -3 7 एक्स एक्सिस द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो ये ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस है तो यहाँ y बराबर हम 0 रखेंगे। अगर y एक्सिस होगा तो ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है y एक्सिस है तो x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x में y 0 हो जाएगा और x एक्सिस पे तो y 0 और y एक्सिस पे x 0। तो यहाँ कहता है x एक्सिस है, तो अब देखिए कभी भी रेशियो का क्वेश्चन है तो k/1 मान लीजिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, और मैंने 0 के बराबर निकालना है, यानी कि 0 बराबर लिख दीजिए आप। यहाँ पे y वाला टर्म है तो -6 × 1 +7k बटे में k+1। अब ध्यान रखिए, ये कैंची गुणा होता है, इसमें भी बहुत सिंपल है। जब आप करके देखेंगे, किसी को दिक्कत है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा वीडियो देख लेंगे, है ना। जो एक्सरसाइज आपके काम का हो वही देखिए। अब k+1 तो 0 हो जाएगा, तो 6k 7 के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 7k = 6, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू अब हमारे पास -6 इधर आकर 6 हो गया, तो के की वैल्यू 6/7, यानी कि अब हम रेशियो हम कह सकते हैं 6:7 होगा इसका आंसर। यही स्टैंडर्ड में थोड़ा क्वेश्चन को कोई इक्वेशन दे देते हैं, उस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे, बराबर रखेंगे, तो के की वैल्यू करके वो इक्वेशन में निकल के क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है। अब यहाँ पे कहता है समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, यही एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है केस स्टडी में, है ना, कि ये यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ खड़ा है, वो कहाँ खड़ा हो जाए कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहे। तो ऐसे में क्या करना है, आपको तीनों पॉइंट का नाम लिखना है। मान लेते हैं ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, और लेना क्या है, AB² बराबर BC/AC², है ना। AB² का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 - 0 का स्क्वायर y+7 का स्क्वायर, है ना। 0 - 4 का स्क्वायर y+7 का स्क्वायर। इधर से करेंगे तो 0+3 का स्क्वायर 7, और ये y है तो y माइनस है। अब यहाँ देखिए y एक्सिस था, तो हमने पॉइंट क्या लिया, 0y, ठीक है, तो y-8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में हो सकता है कुछ रकम उधर इधर भी हो, लेकिन आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन में ईजिली आएगा। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं और कहता है कि ये -3 5 है और ये यहाँ पे 6 0 है, और ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखिए, ट्राइसेक्ट कर रहा है यानी कि 3 हिस्सों में बांट रहा है। अगर 4 हिस्सों में बांटता तो पहले हम मिड पॉइंट इसका निकालते, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट से इसका निकालते, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट से इन दोनों से इसका निकालते। लेकिन ट्राइसेक्ट है तो पहले हम 1:2 ले लेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा, फिर उसके बाद 2:1 ले लेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा। देखिए, जिसको नहीं आ रहा बिल्कुल, उसको चाहिए वो अपने और इजी क्वेश्चंस पे जाए, है ना। तो ये आसानी से हमारा जो है सेक्शन फार्मूले से निकल के आएगा। यहाँ अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड यानी कि केंद्र के, ध्यान रखिएगा कई बार ये पॉइंट भी दिया होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, यानी कि देखिए ये 0 -1 और 2 तीनों को जोड़ दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, 1/3 हो गया, ये पॉइंट 1/3। और ये ऐसे y को किया तो ये क्या है, 4 है, ठीक है, -3 है, -5 है, तो -8 + 4 4/3 हो गया, यानी कि 4/3। ऐसे में क्या करते हैं कि कई बार जैसे कि पैरेललोग्राम वाले में भी कई बार ये नहीं देते, है ना,
कई बार कोई वर्टिसेस एक्स और वाई निकालना होता है, ऐसे यहाँ पे भी ये दे दिया जाता है, कोई ये पॉइंट निकालने को कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से निकलता है। फार्मूला ये रखिए, तीनों को जोड़िए, एक्स वाले तीनों को जोड़िए 3 से डिवाइड, वाई वाले तीनों को जोड़िए 3 से डिवाइड। अब मान लेते हैं x3 नहीं दिया तो x3 की जगह x3 लिख दीजिए, कैंची गुणा करिए, फिर ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए तो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कहता है साइन ए प्लस बी √3/2 है, तो ए प्लस बी क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और ए माइनस बी क्या हो गया 1/2 है, तो ए माइनस बी की वैल्यू हो गई हमारी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन में हम जब एक्स इक्वेशन 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए, सॉल्व कीजिए, 2a क्या हो गया 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या हो गई 90/2 45 डिग्री। जब a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा कि 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या हो गई 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन करना, किसी भी जगह वैल्यू चेंज करके दे दिया जाता है, आसानी से निकल जाए। अब ये कहता है 21 सेंटीमीटर की जो घड़ी की मिनट की सुई है ना, और कितने 12 मिनट में। तो ध्यान रखिए कि 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, ये टोटल 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना होगा 360/60 यानी कि 6 मिनट का एंगल बनता है 6 डिग्री का, है ना। अब कहता है 12 मिनट में, तो 12 इंटू 6 यानी कि 72 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको पता है ये एरिया निकालना है ये वाला, तो ये एरिया क्या होगा θ/360 πr², है ना। तो फार्मूले याद रखिएगा, किसी को नहीं आ रहा तो मेंसुरेशन स्पेशल देखिए, है ना, आपको हो जाएगा। ये हो गया 72 डिग्री बाई 360 डिग्री बाई पाई और 21 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, काटेंगे पीटेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आप हमेशा स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी एरिया होता है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है ना। अब कहता है उस वर्त लिखा है उस सर्कल का एरिया का यानी कि वृत्त का, है ना, एरिया ज्ञात कीजिए जिसका ये सरकमफ्रेंस दिया है, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस 88 है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है 88, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 88/2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 बटे का था ऊपर चला गया। अब ये काट पीट कर क्या आ गया 2 से जब हमने किया तो ये आ गया आर की वैल्यू 14। अब हमें कहता है एरिया निकालो, तो क्या होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 14 आया है, तो 14 इंटू 14 करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन केस स्टडी में भी बन जाते। कहता है घोड़ा 3 तरफ है और तीनों तरफ कितना चरेगा, वो कितना एरिया नहीं चर पाएगा, है ना। तो इस पे केस स्टडी बनाया जा सकता है ना। या कोई खेत है उसमें वो 2 भाइयों में बंटवारा कर रहे हैं, वो इतना एरिया उसको दिया जा रहा है, उतना इसको दिया जा रहा है, तो एरिया यहाँ देखिए कि जब ट्रेंगल है तो ट्रेंगल के तीनों एंगल मिलके क्या होंगे 180 डिग्री ही होंगे। तो 180 डिग्री बाई 360 ले लीजिए और पाई की वैल्यू लगाइए, और आर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर लगा दीजिए। यानी कि कोई हमें इस ट्रायंगल को ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कितना नहीं चर पाएगा तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता, फिर वो आपका क्वेश्चन ही नहीं होगा, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल इस तरीके का क्वेश्चन है ये। यानी कि ये तीनों एंगल का a + b + c 180 हो गया। अगर सिंगल होता तो हम ये एंगल यही लेते, मान ले 45 है तो 45 लेते, लेकिन ये तीनों एंगल है तो सम तो 180 ही हो। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ऐसे वाले हैं, है ना, दोनों तरफ है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई भी वॉल्यूम निकालना हो तो आप ये देखिए कि उसमें कितना पानी आएगा। जैसे ये है, अगर इसमें दोनों में हम ऐसे ऐसे खोखला कर दें तो पानी कम आएगा फिर, है ना। यानी कि इसका वजन कम हो जाएगा, तो वजन कम हो जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ πr²h में से क्या घट गया 2 × 2/3 πr³, ठीक है जी। तो इससे ध्यान रखिए कि πr² हमेशा कॉमन ले लिया कीजिए। सबसे क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है कॉमन लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पेपर में भी आपके ऐसे ही आएगा, है ना, जिसमें आपको कॉमन रेडियस होंगे। तो इस तरीके से जब πr² कॉमन ले लिया तो हमारा काम आसान हो गया। यहाँ हो गया h, यहाँ हो गया हमारा 4/3 और r, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। यहाँ क्वेश्चन में 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको आप करिएगा। ये वाला डिलीटेड है, प्रश्न आपको नहीं करना है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो अगर आपको नहीं आता है तो मेंसुरेशन स्पेशल जरूर देख के कंसेप्ट को समझिए, है ना, ताकि आपको अगर केस स्टडी आए तो वो भी कर लीजिए। मैथमेटिक्स मेरे सबसे अच्छे वीडियोस हैं मैथमेटिक्स के, और शायद ही किसी चैनल पे इतने कम से कम टाइम में किया हुआ मिलेगा आपको।
कहता है कि 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, उसको हमने पिघला दिया और छोटी छोटी गोलियां बना दी। तो सीधा गोलियों की संख्या लिखे, इसका वॉल्यूम बटे में इसका वॉल्यूम। कोई कहे कि हमें उसका सेम हाइट का पानी इसमें डाल दिया है, इसका पानी, कोई कटोरा है उसका पानी हमने इसमें डाला है, तो सीधा लिखिए इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। और वो जब हम रखते हैं तो पाई आर स्क्वायर तो कट ही जाता है, पाई कटता है, आर की वैल्यू कट जाती है ना। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को भी जैसे देखिए 4/3 पाई ऊपर नीचे मैंने काट दिया, 28 का क्यूब ऊपर था, 2 का क्यूब नीचे, यानी कि 14 का क्यूब आ जाएगा। 196 में हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, कहता है कि हेमिस्फीयर है, ये रहा हेमिस्फीयर, एक कोन है और ये सिलेंडर है। तीनों का जो क्या कहता है, एक ही सेम बेस है, तो साफ सी बात है रेडियस सबका तीनों का सेम हो गया, है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ रेशियो निकालना है, तो एक का तो वॉल्यूम लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, दूसरे का हम लेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। और तीसरे का हम लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और ऐसे में काटते जाइए, पाई आर स्क्वायर तो तीनों में से ही काट दीजिए, यहाँ पे आर बचा, इस हिसाब से जब करके अंत में जो बटे का है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक रेशियो निकल। अब ये जो है मीन मीडियन मोड निकालना है ना। इसमें देखिए ये क्लास इंटरवल देखा जाए तो मीन का तो एक ही फार्मूला है कि समेशन ऑफ एक्स बाई एन है। इसी में जब फ्रीक्वेंसी दिया जाता है तो समेशन ऑफ एफ एक्स हो जाता है बाई समेशन ऑफ एफ हो जाता है ना। आई एक्स आई ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो आपको स्टैंडर्ड डिवीजन वाला मेथड जो स्टेप डिवीजन करेंगे तो ए जोड़ेंगे तो ए ही घटेगा, है ना। एफ डी एक्स वर्ड यूज हो जाएगा, बटे में समेशन ऑफ एफ हो जाएगा। अगर मैं इसमें डी एक्स डैश करूँगा तो कांस्टेंट से सी से उसका जो क्लास इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 0 to 9 है, 10 to 19 है ना। तो पहला काम क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को 0.5 जोड़ना घटाना ताकि ये इक्वल हो जाए, यानी कि 9.5 हो जाएगा, यहाँ 19.5 हो जाएगा, यानी कि 0 to 9.5 है ना, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5। इसके बाद सॉल्व कीजिए मीन मीडियन मोड, ये तीनों करके देखिएगा, नहीं आए चैनल पे लिखिए, है ना। और चैनल पे ये जो स्टैट्स स्पेशल को देखिएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में मीडियन दिया होता है या मीन दिया होता है। जब दो दो वाले मिसिंग है वो स्टैंडर्ड में आ सकता है, बेसिक में आने के चांस नहीं है। तो यहाँ पे 40 to 60 है तो 50 हो गया, और 50p को ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 50 + p करके जोड़ देते हैं, जबकि ये नहीं जुड़ेगा। यानी कि सबसे पहले क्लास इंटरवल होगा हमारा, मिड वैल्यू 10 है ना, 30 है ना, इसके 40 से 60 का हम करेंगे तो 50 ऐसे होगा। और एफ हमारे पास जो दिया ही हुआ है ना, तो 7 है, 13 है, पी है ना। तो पी है तो यहाँ पे हमारा तो 70 हुआ, है ना, ये 390 हुआ, ये 50p हुआ। तो जब हम जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे इस 50p को अलग रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, करके देखिएगा, नहीं आएगा तो बेशक आप मेरे मेंसुरेशन स्पेशल को वीडियो देखिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, 1 आवर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए, 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर, तो क्या हो सकता है, एच एच हो सकता है ना, एच टी हो सकता है एच हो सकता है, और टी हो सकता है। यही तो 4 पॉसिबिलिटी है ना। ये 4 चीज़ों में तो कहता है एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, बिल्कुल कम से कम तो एक है ही है, यहाँ पे भी है ही है, यहाँ पे भी है। तो हम पी क्या होता है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट। तो जो फेवरेबल है वो 3 है, और टोटल आउटकम्स है 4, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। अटमोस्ट का मतलब यू टी होगा, अटमोस्ट 1 हेड, अधिकतम एक हेड होना चाहिए। तो अधिकतम एक हेड कब है, देखिए यहाँ 2 हेड होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन अधिकतम ये वाली चीज़ें हो जाएंगी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना, 3/4। तो ये ध्यान रखिए, इसी तरीके से हम अब डाइस वाले में जैसे 1 1 है, 1 2 है ना, 1 3 है। हालांकि मैं बताऊं आपको, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें बॉल वाले, लाल बॉल, नीले बॉल, ये बॉल हैं, उसकी प्रायिकता उसकी 3 गुनी है। तो कह सकते हैं उसकी एक है तो पी है तो दूसरे की 3p हो सकती है ना, या 1/3 है तो वो ऐसे करके दोनों को जोड़कर क्या होगा, वो बराबर 1 होता है।
तो ये तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन करके आपके स्टैंडर्ड में आ सकता है। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, कि एक नंबर के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। यहाँ बोथ आर इवन है, तो बोथ आर इवन क्या होगा, पहले तो ये लाइन तो होगी नहीं वन वाली, टू वाली होगी, वो भी टू वन नहीं होगा लेकिन टू टू होगा, टू फोर होगा, टू सिक्स होगा। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, इसका निकाल नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी स्पेशल देखिएगा। प्राइम और ऑड नंबर निकालना है। प्राइम नंबर कौन होते हैं हमारे, टू है, थ्री है, फाइव है। ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट टू ही ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर है। अब लीप वर्ष में 53 संडे है, तो देखिए कभी भी संडे अगर होगा तो क्या होगा, वो संडे मंडे होगा, है ना, मंडे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। कोई कहे नहीं जी हमें तो लगातार 2 संडे ही चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 2 दिन तो होंगे लगातार। तो टोटल ये 7 प्रायिकता है ना, यानी कि बुधवार और गुरुवार होगा, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, है ना, और सैटरडे संडे। ठीक है, तो ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब इसमें 53 संडे हो तो संडे कब है, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि आंसर 2/7 होगा हर हालत में। अगर लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष है, तो 2/7 आंसर होगा, और नॉन लीप ईयर है तो आंसर 1/7 ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन। यहाँ कहता है 0.7 है, तो ध्यान रखिए पीई प्लस पीई नॉट 1 होता है, ये बिल्कुल 101%, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये 0.7 है, तो कहता है कि सही बल्ब की प्रायिकता क्या होगी। अब ये 0.7 है, 0.07 है, तो ये 1 हो गया, ये पी निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम, पी निकालने के लिए 1 में से 0 पॉइंट, अब घटाने में लोगों को दिक्कत होती है ना, ये ध्यान रखिए 1 के नीचे 1 1 लगाइए और 0.7 कीजिए, है ना, तो ये आएगा हमारा 0.93 आंसर। ठीक है ना, घटाने में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखते हैं, इस तरीके से घटाया जाता है। अब अगला कहता है 52 कार्ड्स है, लाल या क्वीन है, या वर्ड लगा होता है तो क्या होगा, किंग या एस, है ना, ये थोड़ी सी कहा ना गलतियां हैं, इधर किंग और एस, हिंदी देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, जैसे भी है। अब यहाँ ध्यान रखिए किंग होना चाहिए या तो एस होना चाहिए, तो अब जब भी और लगा है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो 52 कार्ड है, किंग कितने होंगे, 4 किंग। अगर मैं बात करूं तो ये इसको पत्ते। अब यहाँ देखिए जैसे कि 52 कार्ड होते हैं, 52, 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, और 26 ब्लैक होते हैं। तो अब इसमें 26 में भी 13 हमारे हो गए, इसको हम हार्ट कहते हैं, पान कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ईंट कहते हैं, है ना, और डायमंड यानी कि इंग्लिश में, और इसको क्लब कहते हैं, CLUB, और ये हमारा स्पेड होता है। और सबके 13 13 कार्ड होते हैं, यानी कि 13, 11 को हम पहले फर्स्ट नंबर को एस कहते हैं, है ना, एस यानी कि इक्का। ठीक है, 11 को जैक कहते हैं, यानी कि गुलाम बेगम बादशाह, है ना, किंग हो गया। तो अब इस तरीके से ये टोटल कार्ड होते हैं, सबके एक एक होते हैं, ऐसे ही सबका सेम पैटर्न होता है। तो अब कोई कहता है इधर किंग और एस, तो किंग कितने हो गए, 4, तो किंग हो गए, और एस कितने हो गए, 4, यानी कि 8/52 हो जाएगा। कोई कहे रेड और क्वीन, अब देखिए रेड कितने हैं, 26, तो ये हो गए, और क्वीन भी होनी चाहिए, तो 2 तो इसमें शामिल है, तो 2 क्वीन और हो गई जो ब्लैक वाली हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28/52। कोई कहे फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड ये 3 होते हैं, 11 12 13, यानी कि 3 चौक 12, तो 12/52 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल। अब यहाँ कहता है 7 लाल है, 8 हरी है, 5 नीली है, तो 8 5 13 7 20 गेंद हो गए। पहले तो टोटल देख लीजिए कितने हैं टोटल। अब कहता है ना तो हरी हो ना ही नीली हो। अब हरी कितनी, 8, नीली कितनी, 5, तो 13 हटा दो तो बचे क्या, 7/20। ठीक है, आंसर एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप। बटे में नहीं आता, तुक्का लगाना है, तो बटे में तो टोटल ही होना है। कई बार कहता है इसकी संख्या और उसकी संख्या जोड़कर उसकी 2/3 है, तो इक्वेशन बनाइए ऐसे क्वेश्चन में, बहुत आसानी से सॉल्व होता है। हम डर जाते हैं इसलिए होता नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, इक्वेशन बनाइए, फिर सॉल्व करिए। या कहता है या तो लाल है या तो नीली है, तो देखिए लाल 7 है और नीली कितनी है, 5 है, तो 7 और 5 12/20 हो जाएगा, है ना, काट पीट दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। अब ये कुछ मैं इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल हैं, केस स्टडीज भी हैं। इस तरह के फिगर वाले खासकर टेक्स्ट बुक ही आप देख लीजिएगा, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वही आएगा, 30 डिग्री
60 डिग्री एंड 45 डिग्री पे। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं आना है। इसके अलावा आपको एडिशनल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए कहता है 1/sec-10 और बट माइनस है 1/cos थीटा, और यहाँ है 1/cos थीटा और यहाँ -1/। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कॉसेक एंड कॉट में भी आता है, सेक और टेन में भी आता है। पहला काम इन दोनों को एक साथ कीजिए, इन दोनों को एक साथ कीजिए, तो ये 1/cos और 1/cos इधर क्या हो जाएगा, 2/cos थीटा हो जाएगा। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो sec-10 और sec+10 ये हो जाता है बाद में 1, sec² - tan² 1 हो जाता है। तो अब इस तरह से जब हमारा ये हो गया तो ये वाला यहाँ आ गया sec+10 और यहाँ आ गया sec-10, कट गया तो 2sec थीटा हो गया। और 2sec थीटा का मतलब क्या हो गया, 2/cos थीटा। लास्ट में वही लिखना है आपको, LHS बराबर RHS प्रूफ। ये ऐसे कॉसेक और कॉट में भी आता है, दोनों को भी आप उसको भी सेम हो, यहाँ पे 1/sin होगा तो ये इधर आके 2/sin थीटा हो जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो साइन और कॉस में लाने की कोशिश करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो है, रूट में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको 1+cos या 1-cos दिखे या 1+sin 1-sin दिखे तो आप उसको रेशनलाइज कीजिए, आंसर 99% नहीं 100% आ जाएगा। और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है sec-θ+tan θ-1 है, ये सेम क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में उसमें भी मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि 1-sin² जब होता है तो उसको हम 1+sin 1-sin भी कर देते हैं। यहाँ ऐसे ही sec² - tan² 1 को खोलेंगे तो sec+10 और sec-10 हो जाएगा, फिर sec+10 को कॉमन ले लेंगे, फिर नीचे वाला कट जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा, है ना। आप करके देखिएगा, बिल्कुल ईजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ओहो x² + y² छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो भी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है ना, वैल्यू रखिए केवल आप। जैसे ए, इसको मैं कहूँ x² क्या होगा, a² sin² प्लस b² cos², ठीक है जी, प्लस 2ab sin cos, ठीक है। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो क्या होगा, b² sin² हो जाएगा, a² cos² हो जाएगा, -2ab sin cos, ये तो कट जाएगा। अब देखिए, a² sin² a² cos² ये क्या होता है, a² इसमें कॉमन होगा और वो होके 1 हो जाएगा, sin² + cos²। ऐसे यहाँ b² है, sin² + cos² ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a² + b²। यही प्रूव करना था, यही आ गया। यानी कि sin² ये वाला और ये वाला, इन दोनों में a कॉमन है तो a² हो गया, sin² + cos² 1 हो गया। इन दोनों में b कॉमन है तो b² जब लिया तो ये हो गया sin² + cos², ये भी 1 हो गया हमारा। अब इसका ये क्वेश्चन, ये पाइथागोरस नहीं करना आपको, विलोम भी नहीं करना है, केवल थेल्स थ्योरम कर लीजिएगा। 100% आपके पेपर में कल आपको ये मिलने वाला है, परसों। थैंक यू। बाकी मैंने कोशिश तो ये की थी कि आपका जो ये पूरा का पूरा जो है 1 घंटे में कवर कर पाऊँ, लेकिन बहुत ही लगातार कंटिन्यूअस 1.25 घंटे हो गए मुझे लगातार बोलते हुए, लेकिन नहीं कर पाया। और मैंने कोशिश तो ये की थी कि स्क्रीन शेयरिंग मोड पे, ये पहला मेरा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने स्क्रीन शेयरिंग मोड पे किया है स्लाइड्स बनाकर। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप बताएंगे, कल का जो वीडियो होगा वो मैं ऐसे ही करूँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्लैक बोर्ड पे कराना चाहिए तो ब्लैक बोर्ड पे बता दीजिएगा, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं 1 डे बिफोर को बनाऊंगा। पार्ट 1 आज मैंने इसको किया है, पार्ट 2 में कल बहुत ही जल्दी करूंगा। अभी देखिए, पूरी 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद अभी 3 सवा 3 बजे 3:20 होने को है सुबह के। लेकिन मेरी कोशिश है, आप सबसे मैं यही कहता हूँ, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। ये भी मैं एक शौकियाना तौर पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरा कोई इसमें अलग मोटिव नहीं है ना। ऐसे ही आपको पढ़ने के लिए भी अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक दिन में मुझे लगता है कि पूरी पूरी किताब हम रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो आपके लिए 90 नहीं 100 मार्क्स आपके रखे हुए हैं। बस कोशिश करिए। ये तो मैंने केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड मस्ट डू कंटेंट कराने की कोशिश की है, लेकिन आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कम से कम एक सैम्पल पेपर पर डे करिए आप। और जो आपके उसके डाउट्स बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आप अलग लिखिए। पेपर में अगर आप पूरी मेहनत के साथ करते हैं, पूरी स्पीड बनाकर करते हैं, जहां आपको लगता है वहां पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वहाँ तुक्का भी लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। मैंने जो भी आज किया है शेयरिंग मोड पे,
वो आपको पसंद आएगा। मेरा काम था वीडियो बनाने का जो मैंने किया है, और आपकी ज़िम्मेवारी है, आपको लगता है कि अगर मैंने अच्छी तरह कोशिश की है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, क्योंकि वन डे बिफोर या एग्ज़ाम है स्पेशल, सिर्फ 1 और 2 ही दिन लोगों के पास टाइम है देखने का। मेरी अपनी तरफ से मेहनत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, लेकिन वो सारा काम आपका है, अब बाकी आपको करना है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में भेजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि कल नेक्स्ट एक और वीडियो आपके पास लेकर आऊँ वन डे बिफोर। और आपसे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।